तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 28 अप्रैल और आज मेंस का पेपर थर्ड लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। थर्ड पेपर, सेकंड और फर्स्ट जो मैंने डाले हैं तो आपके रेस्पॉन्स आए हैं कि चारों पेपर आपको दिखाऊँ। तो जैसा आप कह रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग चैनल चलेगा, कि जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। तो थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर है ना, ये लेके प्रस्तुत हूँ। और आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी है कि मैं आपको सॉल्यूशंस भी बताऊं पेपर्स के। तो एक बार ये चारों पेपर हो जाते हैं, उसके बाद में एक एक यूनिट का पूरा पेपर का एक साथ सॉल्यूशन, तो मैं 40 पेजेस लिखने पड़ेंगे। तो हम यूनिट बाय यूनिट कर लेंगे। जैसे एक पेपर में 3 यूनिट होती है ना, तो फर्स्ट यूनिट का सॉल्यूशन मैंने दिखा दिया, सेकंड का दिखा दिया। वैसे मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसे एक बेहतरीन आंसर हम लिख सकते हैं 2 लाइन्स में, 5 लाइन में और 10 लाइन में। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये पहला पेज होता है इन्फॉर्मेशन भरने वाला, ये महत्वपूर्ण निर्देश वाला। अब देखिएगा थर्ड पेपर में क्या क्या सिलेबस होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो थर्ड पेपर की यूनिट फर्स्ट का पार्ट ए ये है दोस्तों, पॉलिटी से रिलेटेड। उद्देश्य प्रस्ताव में प्रत्याभूत स्वतंत्रता के क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। मेंशन द स्कोप ऑफ फ्रीडम गारंटेड इन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, है ना। तो ये पूछा गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव में स्वतंत्रता के क्षेत्र का कहाँ उल्लेख और कैसे किया गया था, कौन कौन सी स्वतंत्रता बताई गई थी मेन, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारी जो प्रस्तावना है उसी से ली गई है। तो वैसा ही कुछ आंसर इसका हमें 2 लाइंस में लिखना पड़ेगा। अनुच्छेद 352 और 356 के मध्य सेतु के रूप में अनुच्छेद 355 की भूमिका स्पष्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, 352, 56 और 60 ये आपातकालीन प्रस्ताव अनुच्छेद हैं जो हम सब पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने पूछा है कि 355 इन दोनों के मध्य कैसे सेतु की भूमिका निभाता है। तो आप देख रहे हैं कि कितने माइनर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा कुछ नई चीज़ ये पूछते हैं, है ना। तो अगर हमने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ी है, पॉलिटी अच्छे से पढ़ी है, लक्ष्मीकांत या कोई भी बुक जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हो, कोई सी भी बुक है ना, अच्छे से पढ़ी है, तो हम इस क्वेश्चन का बहुत अच्छा आंसर दे सकते हैं। क्या केंद्रीय सतर्कता आयोग किसी के भी विरुद्ध प्रकरण का अन्वेषण कर सकता है ना। केंद्रीय सतर्कता आयोग की सीमाएं पूछी है, मतलब क्षेत्र पूछा है, कहाँ तक यह काम कर सकता है ना। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम को स्पष्ट कीजिए। तो ये तो नहीं आया था, पता नहीं ये करंट का है या पुराना है। अगर आप लोगों में से किसी को आ रहा हो तो आंसर दीजिएगा प्लीज़। एंड्यूरिंग फ्रीडम है ना, क्या है। अन्ना राजम मल्होत्रा कौन थी और हाल ही में वह समाचारों में क्यों है। देखिए, आप ऐसे पॉलिटी है लेकिन करंट ये हर जगह डालते हैं। पॉलिटी में भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया ना, अन्ना राजम मल्होत्रा कौन थी। ठीक है, तो हमेशा करंट, तो चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, करंट को दिन के 2 घंटे देने हैं, मतलब देने ही है ना। करंट नहीं छोड़नी है कभी भी। अब दोस्तों पार्ट बी है यूनिट फर्स्ट का। ये 50 शब्दों वाले, मतलब 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, जिनका 5 लाइन में हमें उत्तर देना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में उपबंधित प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के निहितार्थ को स्पष्ट कीजिए। मतलब अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है और किस तरह से यह समाज को अच्छा समाज बनाता है, ये हमें 5 लाइन्स में बताना है। राष्ट्रपति की निर्वाचकीय प्रक्रिया में कमियां बताइए। अब दोस्तों हम राष्ट्रपति की निर्वाचक प्रणाली तो हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन उसमें कमियां पूछी है। अब ये क्या जानना चाह रहे हैं, हमारा क्रिटिकल माइंड जानना चाह रहे हैं कि हम किस तरह से पढ़ते हैं, है ना। सिंपल चीज़ें नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पे, किताबी चीज़ें नहीं पूछ रहे हैं। हो सकता है अब जो कोचिंग्स करवाई जाएंगी उसमें ये कमियाँ आराम से पढ़ा दी जाएंगी, लेकिन अभी तक कम थी, नहीं पढ़ाते थे लोग। तो यहाँ बच्चे की खुद की नॉलेज तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप किसी कोचिंग में रटंत विद्या तो नहीं करके आए हो, आप अपना अप्रोच बताइए, आप कहाँ तक और क्या समझते हो कि अल्पसंख्यकीय निर्वाचन प्रणाली में क्या कमियां रह गई है। ठीक है, राजस्थान के राजनीतिक जनांकीकी का वर्णन कीजिए। राजनीतिक जनांकीकी बतानी है दोस्तों, हमारे पूरा मतलब हम मेंस में पूरा ये टॉपिक है, एक राजस्थान में राजनीतिक विकास की प्रक्रिया, है ना, पूरा टॉपिक है। तो उसी के अकॉर्डिंग कुछ आंसर इसमें लिखना था। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पहलों में भारत के रुख का परिवर्तन विवेचन कीजिए। अब देखिए दोस्तों, जलवायु परिवर्तन प्री में भी आता है, जलवायु परिवर्तन मेंस में भी पूछ लिया और जलवायु परिवर्तन इंटरव्यू में भी पूछ रहे हैं। लगभग हर बच्चे से पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पूछ रहे हैं, हर बच्चे से जलवायु के क्षेत्र में नई पहल, हर बच्चे से स्क्रैप पॉलिसी पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पूछ रहे हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो सदाबहार है अपने लिए, है ना, क्योंकि करंट में भी है, क्योंकि ये पहले के इशू भी है और आगे भी चलने वाले हैं। तो ऐसे टॉपिक्स के लिए तो दोस्तों
एक अलग से मतलब 4-5 पेज पहले लिख लिए कि अब तक क्या पहल है, और जैसे आप करंट पढ़ते हो तो उसके लिए अलग से पेज छोड़ के रखिए। करंट पढ़ते हो तो उसमें जो भी नई चीज़ आ रही है, नई पहल आ रही है, वो उसमें ऐड करते जाइए, है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा इनपुट डालोगे आप इसमें, है ना, करंट से रिलेट करके, उतने ही अच्छे नंबर आने की संभावना हमारी बढ़ जाएगी। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारत और चीन के संबंधों में संयुक्त राज्य अमेरिका के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों पॉलिटी के क्षेत्र में देखिए, पॉलिटी के साथ साथ करंट से भी अपडेट रहना है। तो ये देखो करंट पूछा है कि भाई भारत और चीन के संबंधों में अमेरिका का क्या रुख है, क्या अमेरिका के खुद के फायदे हैं या फिर अमेरिका दोनों में कैसे क्या संबंध बता रहा है, ये सब हमें यहाँ पे लिखने थे। तो ये दोस्तों 5-5 नंबर वाले हो गए। अब देखते हैं बड़े वाले क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट में से, जिसके हमें 100 शब्दों में उत्तर देने हैं। 100 शब्द मतलब 10 लाइन लगभग, है ना, और प्रत्येक प्रश्न भी 10 अंक का ही है। संविधान की उद्देशिका में वर्णित न्याय के विविध निहितार्थों को स्पष्ट करते हुए यह विवेचन कीजिए कि उन्हें मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है। अब दोस्तों इसमें हमें प्रस्तावना रटी हुई होनी चाहिए, है ना, क्योंकि प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात की गई है ना। पहले तो ये पता होना चाहिए, तो पहले तो हम थोड़ा सा प्रस्तावना के बारे में बताते हुए चलेंगे और फिर बताएंगे कि कौन से 3 तरह के न्याय हैं। फिर हम बताएंगे कि कहाँ मूल अधिकार और कहाँ डीपीएसपी में उस न्याय को सुदृढ़ किया गया है, उस न्याय के बारे में उपबंध किए गए हैं, है ना। मूल अधिकारों में कैसे उस न्याय को प्राप्त करने की कोशिश की गई है और डीपीएसपी में कैसे उस न्याय को प्राप्त करने की कोशिश की गई है, ये इस क्वेश्चन में हमें बताना था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। भारत में संवैधानिक व्यवस्था, संसद और उच्चतम न्यायालय के मध्य सर्वोच्चता के संघर्ष के संरचनात्मक और परिचालनात्मक पहलुओं का विवेचन कीजिए। संसद और न्यायालय, तो दोस्तों यहाँ पे हमें वो न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक संयम, वो सारे टर्म्स यूज करने हैं। किस प्रकार से संसद काम करती है, किस प्रकार से उच्चतम न्यायालय काम करता है, कैसे उन दोनों में विभेद होता है, और फिर लास्ट में निष्कर्ष के रूप में कैसे उन दोनों में संबंध अच्छे किए जा सकते हैं और एक सुदृढ़ लोकतंत्र की तरफ बढ़ा जा सकता है। ये सब कुछ हमें समेटना है 10 लाइन में, ये इस एक पेज में, है ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम सिर्फ किताबी मतलब किताबें तो सहयोगी होती ही हैं, बहुत होती हैं, लेकिन किताबों से ही ज्ञान आता है, ये भी सच्ची सी बात है। लेकिन सिर्फ कोचिंग नोट्स पे ही डिपेंडेंट नहीं रह सकते, अपनी खुद की अप्रोच हमें विकसित करनी होती है, क्योंकि कोचिंग वाला, कोई भी कोचिंग हो, मैं हूँ, कोई भी हो, सब कुछ नहीं पढ़ा सकता है ना। बच्चे के खुद के समझने पे डिपेंड करता है। अब ऐसे क्वेश्चन हर एक कोचिंग वाला, चलो ये तो हम फिर भी पढ़ते हैं कि संसद और न्यायालय में संघर्ष, लेकिन यहाँ पे हम अपने इनपुट्स जितना डालेंगे अच्छे से और लास्ट में उनके सॉल्यूशंस के रूप में कुछ क्रिएटिव बता देंगे, तो हमारा क्वेश्चन ज़्यादा बेहतरीन बन जाएगा। राजस्थान में किसी प्रभावशाली राज्यीय राजनीतिक दल के अभाव की परिघटना का विश्लेषण कीजिए। अब ये पूछ रहा है दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया था ना सिलेबस में पूरा था राजस्थान में राजनीतिक विकास, तो उसमें एक टॉपिक ये भी था कि राज्य में राजस्थान ऐसा राज्य क्यों है जहाँ पे राज्य दल नहीं बना है, अभी तक कोई राज्यीय दल नहीं है, और हैं तो छोटे मोटे हैं, उनका इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहता। जैसे कि केंद्र में भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई रहती है, वैसे ही हमारे यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही लड़ाई चलती है राजस्थान में। तो क्या कारण है कि क्षेत्रीय दलों का विकास नहीं हो पाया, राज्यीय दलों का विकास नहीं हो पाया, ये सब इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन इस यूनिट के अच्छे थे, है ना, सारे मतलब अच्छे से कर सकते हैं अपन, ये वाले थे। एक और दिया है बड़ा क्वेश्चन, भारत यूरोपीय संघ संबंधों में ब्रेक्जिट के प्रभावों की विवेचना कीजिए। अब देखिए दोस्तों करंट कितना सारा ऐड कर रहे हैं, 2 नंबर वाले में भी करंट है, 5 नंबर वाले में भी करंट है, 10 नंबर वाले में भी करंट है। तो करंट, पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो भी करंट से अपडेट रहना है, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो भी करंट से अपडेट रहना है अपन को, है ना। और करंट का सेक्शन अलग होता है, वो तो है ही। तो जो ब्रेक्जिट हुआ है दोस्तों अभी, उससे भारत और यूरोप के संबंधों पर क्या असर पड़ने वाला है, ये इसमें पूछा है। तो शानदार वाला आंसर है, लिखने वाला बड़ा ही शानदार उत्तर इसका लिख सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन में नंबर बटोरे जाते हैं। तो दोस्तों ये एक यूनिट पूरी हो गई। 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन थे, 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन थे और 10-10 नंबर के 4 क्वेश्चन थे। पॉलिटी और करंट इसमें मिक्स करके दी है, इसलिए यूनिट को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। अब दूसरी यूनिट देखते हैं दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन वाली है ये, है ना, प्रशासन वाली है, कि हमें प्रशासन पढ़ना पड़ता है ना,
वो वाली है। तो शुरू में वही 15-15 शब्दों के उत्तर देने हैं, 2-2 अंकों के। प्रशासनिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर क्या होती है? सिविल सेवा के मूल्य क्या होते हैं? तो यहाँ पे सिविल सेवा के मूल्य बताने हैं, ये सब हम प्रशासन में पढ़ते हैं। हेनरी फ्यूल द्वारा दिए गए प्रबंध के 5 कार्य बताने हैं कि 5 कार्य कौन से हैं। नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक हमें बताने हैं। फिर पूछा है शून्य काल क्या होता है। तो 5 क्वेश्चन है दोस्तों, पांचों ही शानदार क्वेश्चन है, प्रशासन से संबंधित है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाई हुई है मेंस के सिलेबस में तो उससे संबंधित है। पांचों अच्छे क्वेश्चन है, कुछ स्पेशल हार्ड क्वेश्चन नहीं था इनमें। फिर दोस्तों 50-50 शब्दों के 5 क्वेश्चन हैं। न्यायिक नियंत्रण के संदर्भ में प्रतिषेध और परमादेश लेख के मध्य क्या अंतर है? इन्होंने प्रोहिबिटेशन और मैंडामस के मध्य अंतर पूछा है। दोस्तों जो पॉलिटी होती है और जो प्रशासन होता है, दोनों में बहुत सारे टॉपिक हमारे मिक्स थे कि पॉलिटी का सिलेबस प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी है ना, दोनों में मिक्स थे। अब ये परमादेश प्रतिषेध मतलब ये न्यायपालिका की शक्तियां हैं। वैसे तो हम पॉलिटी पे भी पढ़ते हैं लेकिन ये प्रशासन में भी आती है, तो दोनों की मिक्स थी। तो इन दोनों रिट के मध्य जो 5 रिट निकालता है न्यायालय, तो 2 जो रिट है प्रतिषेध और परमादेश लेख, इन दोनों के मध्य अंतर स्पष्ट करना है 5 लाइन्स में। प्रशासन के नव शास्त्रीय विचारधारा की मुख्य मान्यताओं का विवेचन कीजिए, है ना। नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो प्रशासन में नया विचारधारा आई है, नया युग आया है, उसमें क्या ऐसे चेंजेस हुए हैं जो पुराने से अलग हैं, ये पूछा गया है। लोक प्रशासन के सामाजिक दायित्व से आप क्या समझते हैं? तो मतलब लोक प्रशासन का दायित्व क्या होता है? अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों किया जाता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का समाज के लिए क्या दायित्व है, ये पूछा गया है ना। प्रशासन मतलब अपन क्या बनने वाले हैं, प्रशासनिक अधिकारी। तो इनडायरेक्टली ये पूछा है कि आप जिस क्षेत्र में जा रहे हो, प्रशासन में जा रहे हो, उसका समाज में कैसे योगदान रहता है। प्रबंध के दर्शन का वर्णन कीजिए, फिलोसोफी ऑफ मैनेजमेंट, ये हमें करना था 5 लाइन्स में। और राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में कौन से पदों एवं व्यक्तियों को छूट दी गई है? दोस्तों ये बहुत डिफरेंस है लोकपाल और लोकायुक्त में। हमारे यहाँ पे राजस्थान में 1973 में ही लोकायुक्त अधिनियम आ गया था और तब से ही लोकायुक्त चल रहा है। तो दोस्तों इसमें कई तरह के मतलब बहुत सारे पदों को छूट दी गई थी, तो वो छूट वाले पद पूछे हैं, ये नहीं कि कौन क्षेत्राधिकार में आते हैं, नहीं, किनको छूट मिली है ये पूछा है इसमें। तो बढ़िया क्वेश्चन था। फिर दोस्तों पार्ट सी है, पार्ट सी में राजस्थान बड़े वाले क्वेश्चन हैं 10-10 नंबर के। तो इसमें है राजस्थान लोक सेवा के प्रदान गारंटी अधिनियम 2011 की मुख्य विशेषताएं। अब ये हमने इतना रटा था क्योंकि दोस्तों स्पेशल जो सिलेबस था ना हमारा प्रशासन का, उसमें ना नीचे, शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, नीचे सबसे नीचे वाला लाइन में ये लिखा हुआ था राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। इतना रटा था हमने बहुत अच्छे से और वो सारा छाप के आए थे ऐसे कि ऐसे, बड़ा मतलब मज़ा आया था। ऐसे क्वेश्चन जो हम तैयार करके जाते हैं वो आ जाते हैं ना, तो उनको लिखने में भी मज़ा आता है। तो ये हमारा अधिनियम है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में आया था। मध्य प्रदेश सबसे पहला राज्य था जिसने भारत में ऐसा अधिनियम लाया था और राजस्थान दूसरे नंबर का राज्य था। इसलिए इम्पोर्टेंट अधिनियम है अपने आप में, लेकिन क्या इसमें कमियाँ रह गई और क्या इसमें सुधार की ज़रूरत है, वो सब हमें 10 नंबर मतलब 10 लाइन, 10, 12, 15 लाइन के अंदर समेटना था। तो किस तरह से हम डिलीवर कर पाए वो तो समय बताएगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। फिर अध्यादेश प्रख्यापित करने के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द पावर ऑफ गवर्नर रिगार्डिंग प्रोमलगेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस, कि किस तरह से एक राज्यपाल अध्यादेश मतलब यहाँ पहले तो हमें ये बताना है कि अध्यादेश क्या होता है। फिर हमें जैसे कि एक क्वेश्चन 3 चरणों में हम लेके चलते हैं। पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर उसका पूरा सार देते हैं, फिर लास्ट में थोड़ी सी कमियां बताते हुए जो लास्ट लिखते हैं उसका, जैसे निबंध में अपन लिखते थे ना उपसंहार या सारांश जो भी बोले हम, उसमें हमें सॉल्यूशंस बताना होता है। हमेशा क्वेश्चन को पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही ख़त्म करना पड़ता है आंसर को, हमेशा ये बात हमेशा याद रखनी है। ऐसे नहीं है कि जैसे हमने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 बताया उसमें बहुत सारी कमियां हैं दोस्तों, तो ऐसे नहीं है, उस कमियों को लास्ट में लिख दिया, आलोचना लिख दी और फिर ख़त्म कर दिया क्वेश्चन को, ये
बहुत गलत हो जाता है। आलोचना ज़रूर लिखिए आप, समालोचनात्मक आंसर हमें लिखना ही होता है, केवल सकारात्मक पक्ष नहीं देखने, नकारात्मक पक्ष भी देखने हैं हर चीज़ के। तो पहले हम क्या होता है ये लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे कि इस अधिनियम मतलब इस चीज़ में क्या दिया गया है, जैसे अधिनियम की बात करें इसमें क्या दिया गया है, फिर हम थोड़ी सी आलोचना करेंगे। चाहे तो आप 5 लाइन 1 2 3 4 5 कर दीजिए, या फिर एक छोटा सा पैराग्राफ बना दीजिए। फिर आलोचना करके फिर लास्ट में जो वे फॉरवर्ड लिखते हैं उसमें हम उन आलोचनाओं का सॉल्यूशन देते हुए उसे पॉजिटिव अप्रोच के साथ ख़त्म करेंगे कि बहुत ही अच्छा कदम था, और अगर मतलब इन दो चार कुछ कमियों को सुधार करें तो आने वाले भविष्य में हमारे समाज में या सोसाइटी में या लोकतंत्र में यह बहुत अधिक सकारात्मक परिणाम लाने में सहायक होगा। इस तरह की लाइंस का हम उपयोग करेंगे। तो ऐसे ही अध्यादेश प्रख्यापित करने के राज्यपाल की शक्तियाँ हमें बतानी है। तो सबसे पहले अध्यादेश क्या होता है, फिर कौन कौन सी परिस्थिति हैं जब राज्यपाल अध्यादेश दे सकता है ना। फिर थोड़ा सा नेगेटिव भी बताना पड़ेगा कि कई बार राज्य को केंद्र के एजेंट के रूप में उपयोग करते हैं और गलत तरीके से अध्यादेश निकलवा देते हैं। और फिर लास्ट में सारांश के रूप में कि राज्य समिति, प्रथम द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, इन्होंने राज्यपाल की नियुक्ति में और अध्यादेश की शक्ति में ये सुधार बताए हैं। इनको अपनाते हुए हम इस पद को और इस शक्ति को और भी मजबूत या प्रभावी तरीके से लागू कर सकते हैं ऐसे। और अगर इसमें शक्तियाँ ही पूछी हैं तो हमें इतना ज़्यादा डिटेल, वैसे यही कहा जाता है कि शक्तियाँ ही पूछी हैं तो सिर्फ शक्तियों का ही वर्णन करना है, बाकी हमें रामायण नहीं लिखनी है, क्योंकि हमसे जो पूछा जाता है वो ही हमें बताना होता है, हमें ज़्यादा अपने दिमाग से नहीं करना होता आंसर। तो यहाँ पे सिर्फ अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ ही पूछी हैं, तो यहाँ पे तो सिर्फ हम शक्तियाँ ही लिखेंगे। एक जनरल क्वेश्चन अगर लिखते हैं तो वो मैंने आपको बताया कि इस तरह से हम लिख सकते हैं। 13th है, भारत में प्रशासन में सच्चरित्रता बढ़ाने के लिए अपनाए गए उपायों को बताइए। अब सच्चरित्रता क्या होती है इधर देखिए इंग्लिश में, एक्सप्लेन द मेजर्स टू टेकन एनहेंस द इंटीग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। मतलब कि कैसे आप प्रशासन में अच्छा व्यवहार, इंटीग्रिटी मतलब सत्यनिष्ठता टाइप लाएंगे, तो वो कैसे ला सकते हैं। तो अपन जनरल भी लिख सकते हैं इसमें कि क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं, तो वो सब हमें उपाय इसमें लिखने हैं। तो दोस्तों बड़ा ही अच्छी यूनिट थी, सारे क्वेश्चन मतलब जनरली सभी को आ रहे होंगे, तो कि ठीक ठाक यूनिट थी। पॉलिटी भी अच्छी लगी, एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छी लगी। इस पेपर में नंबर बटोरे जा सकते हैं और इस पेपर में शायद अच्छे भी आएंगे सब लोगों के नंबर, क्योंकि कुछ कुछ पेपर तो बहुत हार्ड आ जाते हैं तो उसमें नहीं आते हैं नंबर। अब यूनिट 3 देख लेते हैं। यूनिट 3 है हाँ दोस्तों हमारे आपको पता ही होगा वैसे जिन्होंने मेंस की तैयारी करी है, भाई स्पोर्ट्स, योगा, ये मेडिटेशन फेडिटेशन ये अलग से चला दिया था हमने। इतने स्पोर्ट्स पढ़े हैं दोस्तों, इतने अवार्ड पढ़े हैं, योगा मेडिटेशन सब कुछ रटा था हमने। तो वही वाला पार्ट है, इसको देख के मुझे फिर से याद आ गया। तो इसमें दोस्तों छोटे ही देंगे शायद, इसमें बड़ा क्वेश्चन देंगे नहीं वो लोग। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। तो खेलों में वशिष्ठ अवार्ड पर टिप्पणी लिखिए कि वशिष्ठ अवार्ड क्या होता है, कब दिया जाता है और क्या इसमें मतलब प्राइज में क्या दिया जाता है, ये लिखना था। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सदस्यों का पदानुक्रम बताइए। राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल है ना, ये हम नहीं पढ़ के गए थे, मुझे तो नहीं आया था। अब पूर्वी चंदेला की उपलब्धियां बतानी है। और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है ये भी हमने पढ़ा था कि खेलों में चोट लगने पर कौन कौन से उपाय किए जाते हैं, फ्रैक्चर होने पर क्या उपाय किए जाते हैं, आपातकालीन उपाय क्या हैं। आप भी पढ़ोगे तो मज़ा आएगा आपको, जब आप प्री क्लियर करके मेंस तक की यात्रा करोगे ना, मेंस से इंटरव्यू तक की, बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ों पढ़ोगे जो आपने ज़िंदगी में नहीं पढ़ी है ना। क्योंकि मेंस को इतना वाइड बना दिया, इतना वाइड बना दिया है, मतलब इस खेल में ये एक इतनी सी बात है कि जो इस मैदान में उतरता है ना और अपनी पूरी शिद्दत से मेहनत करता है, और ऑफ कोर्स हर एक बंदा करता होगा जो प्री पास करके आया है और मेंस के एग्ज़ाम दे रहा है। तो दोस्तों एक अलग ही तरह की दुनिया, अलग ही तरह का सिलेबस। हम तो दुनिया को तो भूल ही जाते हैं, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा होता है कि हम दिन रात उसे ही पढ़ते रहते हैं। अच्छा ये वाला कवर कर लिया, ये बच गया, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, अरे अभी तो एक पेपर ही हुआ है, 3 बचे हैं, 3 पढ़ लो, अरे हिंदी इंग्लिश के निबंध तो पढ़े ही नहीं यार, आज निबंध पढ़ लेते हैं, आज ये पढ़ लेते हैं, आज वो पढ़ लेते हैं। तो हमें दूसरी ही दुनिया में ले जाती है ये सारी चीज़ें। आप भी महसूस करोगे जब आप इस जर्नी में उतरोगे, और जो मेरे साथ अभी इंटरव्यू दे रहे हैं उन्होंने तो महसूस करी होंगी क्या कुछ पढ़ के हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत सब कुछ पढ़ लिया मतलब। क्योंकि मेंस का जब सिलेबस देखोगे तब आपको पता चलेगा कितनी कुछ चीज़ें इसमें डाल रखी हैं।
मानव ठक्कर के खेलों की उपलब्धियों को लिखिए, ये अलग अलग पूछिए हमसे। फिर देखिए ये आ गया 5-5 नंबर वाले में, योग कर्मसु कौशलम को विस्तार से समझाइए। इसमें हमें योग कर्मसु कौशलम कि योग कर्म में कौशल लाता है, अब तो मुझे इतना याद भी नहीं है, वो सब हमें बताना था। और PSPP टेबल टेनिस अकादमी पर लघु टिप्पणी लिखिए। अब भाई उन्होंने स्पोर्ट्स लिख दिया तो कुछ भी पूछ सकते हैं। अब ये टेनिस फेनिस की टिप्पणी इतना थोड़ी हम पढ़ के जाते हैं, पर पूछ सकते हैं क्योंकि ये लिख दिया इन्होंने, है ना। ये स्पोर्ट्स हो गया। इसके बाद में दोस्तों ये वाला सेक्शन है, इसका नाम मुझे अब याद नहीं आ रहा। इसमें यही सारी चीज़ें थी, इमोशनल इंटेलिजेंस वगैरह थी। तो इसमें ये छोटा एक और छोटा सेक्शन दे दिया। देखो इसमें सिर्फ क्या दिया, 2-2 नंबर के 5 दिए और 5-5 नंबर के 2 दिए, क्योंकि छोटी छोटी यूनिट थी ये मेंस के सिलेबस में। फिर एक यूनिट इसकी भी बना दी इन्होंने, है ना। तो इसमें फिर 2-2 नंबर के, आप देख रहे हो कितना बड़ा पेपर हो जाता है। आप तो मतलब खोलते खोलते पेपर ऐसे, अरे यार कितना बड़ा लिखेंगे, है ना। सोचो वहाँ 3 घंटे में कवर करना है ये सारी चीज़ें, तो बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन कोई नहीं, प्रैक्टिस से हो जाता है। टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों। अगर आपने ऐसे 15-20 टेस्ट दे दिए ना कोचिंग्स में बैठ के, तो फिर वहाँ पे कुछ नया नहीं लगने वाला है, क्योंकि कोचिंग में वही माहौल होता है, सेम जैसा माहौल वहाँ पे होता है, सेम ऐसा ही पेपर देंगे कोचिंग वाले, वही 3 घंटे देंगे और वही प्रतियोगिता होगी अपने अगल बगल वालों से ज़्यादा नंबर लाने की। तो ये तो मेरी बेस्ट मतलब तगड़ी वाली सलाह है कि अगर आप मेंस दे रहे हो तो प्लीज़, सिलेबस आपका लास्ट तक पूरा नहीं हो पाएगा, उसमें कोई नई बात नहीं है, किसी का नहीं हो पाता है। लेकिन सीरीज, ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, जितना आ रहा है जैसा आ रहा है लिखिए, लेकिन 3 घंटे वहाँ जाके लिखिए। वो प्रेशर जब आप महसूस करोगे तो एग्ज़ाम तक आते आते आप उसके आदी हो जाओगे, फिर एग्ज़ाम आपको नहीं लगेगी, है ना। तो सांविधिक बुद्धि क्या होती है, 2 नंबर में लिखना है इमोशनल इंटेलिजेंस, और फिर लिखना है व्यक्तित्व का भावात्मक आइडियोग्राफिक दृष्टिकोण क्या है, व्हाट इज़ द आइडियोग्राफिक अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी, ये हमें लिखना था 2 नंबर में। स्मृति में बर्टलेट दृष्टिकोण क्या है, TAT में थीमा का आत्मबोधन क्या है, सामान्य अनुकूलन संलक्षण क्या है। ये थोड़े हार्ड दे दिए दोस्तों, ये 2-3 क्वेश्चन तो नहीं आए थे, हमने पढ़े ही नहीं थे, बुक्स में इतना कुछ मिला नहीं था। इतनी सारी तो किताबें खरीदनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें तो हमने ऑनलाइन ही कवर की थी, किताब ही नहीं खरीद पाए थे, मिलती नहीं थी मार्केट में छोटी छोटी चीज़ों के लिए किताबें, है ना। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था, 5 नंबर में लिखना था, हमने पढ़ा भी था बहुत अच्छे से। कौन से कारक सकारात्मक स्वास्थ्य और कुशल सेम को बढ़ाते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट प्रमोट पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग, तो ये भी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं जिन्होंने पढ़ा है। फिर दोस्तों एक और यूनिट बना दी है, इसमें 2-2 नंबर के फिर 2-2 क्वेश्चन हमें करने हैं। सामान्य अधिकार पद को किस प्रकार से परिभाषित किया है, ये बताना था। फिर राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम, हाँ ये 2 अधिनियम भाई ये जान ले लेते थे, राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम और राजस्थान भू राजस्व अधिनियम। दोस्तों 50-50 60-60 पेज के अधिनियम थे, इतनी हार्ड लैंग्वेज थी इनकी, पता ही नहीं कैसे याद किया था हमने, कुछ याद ही हुआ भी था या नहीं हुआ था। लेकिन इसमें से ये छोटी यूनिट बनाई है इन्होंने, बड़े क्वेश्चन नहीं दिए, थैंक गॉड इसमें से। तो काश्तकारी अधिनियम में के अंतर्गत कृषक की परिभाषा इन्होंने पूछी है, और उन व्यक्तियों को प्रगणित कीजिए जो घरेलू हिंसा में महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुतोष हेतु मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये पूरा अधिनियम भी दोस्तों डिटेल में हमारे सिलेबस में था, तो ये हमने पढ़ा था। फिर सूचना का अधिकार भी था, तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत तृतीय पक्षकार से आप क्या समझते हैं। फिर लैंगिक अपराधों में बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 को प्रमुख उद्देश्य बताइए। दोस्तों ये सारे अधिनियम हमारे डिटेल में थे, ये दोनों, एक तो राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम और भू राजस्व अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम भी था, सूचना का अधिकार भी था, और ये भी था बालकों वाला भी था, है ना। पोक्सो एक्ट भी सारा ऐसे कैसे था हमारे। फिर इसमें से पार्ट भी दिया है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में प्रयुक्तकार वार्षिक रजिस्टर की अभिव्यक्ति अधिकार अभिलेख की अभिव्यक्ति से विस्तृत है, टिप्पणी कीजिए। मुझे पता है जो अभी नए बच्चे हैं उनको ये लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रही होगी, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप लोगों ने नहीं पढ़ा, ये मेंस में ही पढ़ोगे आप जाके। तो ये अधिनियम में से क्वेश्चन दिया है, ये हो जाएगा जब आप अधिनियम पढ़ लोगे, इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरा दिया है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना के अधिकार का क्षेत्र क्या है, ये समझाना था। तो दोस्तों ये था पेपर, कितना बड़ा पेपर है और बहुत मुश्किल से
मतलब पूरा पेपर हम कवर कर पाते हैं, लेकिन ठीक है, प्रैक्टिस से हो जाता है, घबराने की बात नहीं है। आप लोग भी राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिएगा दोस्तों। राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप कितने ही माइंडेड हो, कितने ही इंटेलिजेंट हो, लेकिन जब तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी मेंस नहीं क्वालिफाई हो पाएगा, है ना। तो इसलिए ज़रूरी है राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। और फोर्थ पेपर लेके कल आपके सामने उपस्थित हो जाऊँगी। और वीडियो अगर अच्छे लग रहे हों तो अप्रिशिएट कीजिएगा थोड़ा सा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट कर दीजिएगा अगर कुछ और पूछना जानना हो तो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।